नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। हाल ही में मायावती ने लखनऊ के बसपा दफ्तर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने जनता को संबोधित करने के लिए की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने तमाम बड़े मुद्दे उठाए। वो मुद्दे क्या थे वो आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन मायावती ने जिस सबसे अहम मुद्दे पर कहीं ना कहीं गौर किया था वो मुद्दा था आरक्षण का। जी हाँ, आपको बता दें कि दलितों के लिए आरक्षण जो है वो लगातार उसकी मायावती मांग करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद से ही लगातार दलितों के लिए आरक्षण की मांग मायावती ने उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दलितों के खिलाफ फैसला सुनाया, यानी आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके बाद मायावती बौखला चुकी है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी बौखलाए हुए हैं। तमाम वो दलित चेहरे, वो दलित नेता जो लगातार दलितों के लिए काम करते आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग, पिछड़े दलितों के लिए काम करते आ रहे हैं, उन तमाम नेताओं को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। इस समय की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो लगातार इस हिसाब की बनी हुई है क्योंकि राजनीतिक स्तर पर उत्तर प्रदेश चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है वो राजनीति लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव है। उपचुनाव में तमाम रणनीतियां तमाम पार्टियां बना रही हैं। मायावती जिस हिसाब से इस बार के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी हैं, इसके बाद अब उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती नजर आएंगी। क्या इन 10 की 10 सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशियों को उतार तो रही हैं, लेकिन किस रणनीति के साथ उतारेंगी, ये अब एक अहम मुद्दा बन चुका है क्योंकि 10 की 10 सीटें ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो एक दबदबा है सबसे अधिक है। दलितों की कुछ सीटें हैं, यानी दलितों का कुछ समीकरण है जिसमें आप सबसे ज्यादा अगर जिक्र करें तो मीरापुर की सीट है, बिजनौर की मीरापुर की सीट। बिजनौर की मीरापुर की सीट से एक तरफ चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी जद्दोजहद चल रही है। वहीं सामने अगर बात करें तो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा कर रही है। क्या होगा कि अगर आकाश आनंद के सामने, आकाश आनंद की पत्नी के सामने अगर चंद्रशेखर आजाद या उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरे, चलिए ये तो अलग बात है, लेकिन इससे पहले मायावती ने जिस हिसाब से आरक्षण पर अपना बड़ा बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पर अपने बड़े सवाल उठाए थे। आपको बयान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुन लीजिए, सुनिएगा। पूरा उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए हों या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो एससी एसटी का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि एससी एसटी वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एससी में या एसटी में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की ज़रूरत है, तो वो तो और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं इस निर्णय के अनुसार, यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा। बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम एससी एसटी समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी एनडीए की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी एससी एसटी के और ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय को डाइवर्ट मत करो। मेरी बात सुनो, जो जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो वो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है। बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है, और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो एससी एसटी को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो एससी एसटी के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत। तो सुना आपने कि मायावती ने किस हिसाब से साफ दो टूक देती नजर आई है सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े निर्णयों को। वही मायावती चुनाव का भी जिक्र करती नजर आ रही है, और आने वाले समय में मायावती जो एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं जनता को संबोधित करने आई है, जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस बसपा की एक बार फिर से देखने को मिली है, इससे इतना तो साफ है कि हरियाणा में मायावती गठबंधन कर चुकी है, यानी हरियाणा में मायावती की स्थिति अब साफ स्पष्ट हो चुकी है। और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में मायावती क्या करेंगी उपचुनाव के लिए। दिल्ली का रुख करें तो दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, क्या दिल्ली में मायावती
अपने चुनावी ताल ठोकती नजर आएंगी। ये एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, ये एक अहम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इस समय बहुजन समाज पार्टी अपने गिरते स्तर को संभालने का प्रयास कर रही है। क्या इसे संभालने में सफल हो पाएगी? क्या सच में मायावती अपनी स्थिति को संभालने के लिए कोई ऐसे बड़े कदम उठा पाएंगी जो कदम मायावती के हित में, मायावती के पक्ष में, बसपा के पक्ष में जाते साबित हो सकेंगे? फिलहाल इस पूरी खबर पर, मायावती के इस बड़े बयान पर अब आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।